बहुत स्वागत है श्रेयसी सिंह जी आपका। धन्यवाद मैत्री जी। आपने शूटिंग में भारत को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मेडल जिताया है, उसके बाद आपकी राजनीति में एंट्री हुई जी। सबसे पहले तो मैं यही सवाल करूंगी कि एक खिलाड़ी जब राजनीति में आता है तो कैसा महसूस होता है? मुझे लगता है कि सिर्फ खिलाड़ी या निशानेबाजी मत कहिए, ज़िंदगी में एक बहुत अहम चीज़ है जो हार होती है। ज़िंदगी कभी भी एक सामान्य नहीं रहती है और ज़िंदगी में यदि हार कर व्यक्ति जीतता है या अपने आप को अगले चुनौती के लिए तैयार करता है, वो खेल सबसे ज़्यादा आसानी से या सबसे ज़्यादा बेहतरीन तरीके से एक व्यक्ति को सिखा और समझा सकता है। तो खेल ने मुझे हारना सिखाया और हार के दोबारा खड़े होकर जीतना सिखाया। एक खिलाड़ी के रूप से मैं ये अपनी राजनीतिक और व्यक्तिगत ज़िंदगी में ये सीख लेकर आती हूँ। एक खिलाड़ी राजनेता कैसे बनी? मुझे लगता है कि मुझे दोनों ही फील्ड से बहुत ही बचपन से लगाव था। एक बेटी के लिए अपने पिता को हमेशा एक सुपर हीरो जैसा हम लोग देखते हैं, एक रोल मॉडल की तरह देखते हैं। मैंने अपने पिताजी को एक राजनेता के रूप में देखा और ये देखा कि सिर्फ जो ईमानदारी और सेवा भाव से वो राजनीति करते थे, उससे कई ज़्यादा मुझे लगता है कि जिस तरह से लोगों का उनके प्रति समर्पण और प्यार दिखता था, वो सबसे बड़ा आकर्षण का केंद्र बना मेरे लिए राजनीति करने का। बचपन में इतनी समझ नहीं थी कि राजनीति करना है, कैसे करना है, क्या करना है, लेकिन हाँ, मन में एक भाव ज़रूर था कि अगर एक व्यक्ति इस ईमानदारी और सेवा के साथ अपने लोगों के लिए काम करता है तो वो प्यार और समर्थन वापस भी मिलता है, वो सम्मान वापस भी मिलता है और मुझे ऐसा बनना है। एंड आई थिंक that's how I came from shooting into politics. बिहार में खेलों के इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर बात कर लेते हैं कि आपकी क्या सोच है उसमें? मुझे लगता है कि, और ख़ास तौर से मुझे लगता है कि पिछले 5 सालों में बहुत ही तेज़ गति से खेल की जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो आधारभूत संरचनाएं हैं, उनके ऊपर काम हुआ है। इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप भी किया है और उस इंफ्रास्ट्रक्चर को पहली बार मैं देख रही हूँ कि सही तरीके से मेंटेन और यूटिलाइज किया जा रहा है। पहले स्टेडियम्स बन जाते थे, लेकिन कोई इंटरनेशनल या नेशनल लेवल कॉम्पिटिशन्स नहीं होने के कारण या कोई सही तरीके की प्रशिक्षण नहीं मिलने के कारण वो हमेशा ठप पड़ जाते थे, बंद हो जाते थे। वो बिल्डिंग्स डिलैपिडेट होने लगते थे, जीर्ण शीर्ण अवस्था में रहती थी। अब अगर इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहा है तो उसको मेंटेन करने के लिए वहाँ पर लगातार कॉम्पिटिशन्स हो रहे हैं, इंटरनेशनल कॉम्पिटिशन्स हो रहे हैं, नेशनल लेवल कॉम्पिटिशन्स हो रहे हैं, ट्रेनिंग कैंप्स होल्ड किए जा रहे हैं। सिर्फ बिहार ही नहीं बल्कि अलग अलग राज्यों के ट्रेनिंग कैंप्स भी हो रहे हैं। मैं उदाहरण स्वरूप अगर राजगीर के खेल अकेडमी और यूनिवर्सिटी की बात करूं तो उस हॉकी स्टेडियम में आज के दिन में हमने हॉकी एशिया कप होस्ट किया है मेंस, पिछले साल हमने विमेंस होस्ट किया था। बीच में लगातार मैं देखती हूँ कि हॉकी के वहाँ पे ट्रेनिंग कैंप्स चलते रहते हैं। बिहार के ही नहीं बल्कि अगल बगल के राज्य के खिलाड़ियों को भी वहाँ पर प्रशिक्षण मिलने का मौका मिलता है। आज मेडल लाओ नौकरी पाओ जैसी योजना के माध्यम से 71 से ज़्यादा खिलाड़ी ऐसे हैं जो कि सरकारी नौकरी पा चुके हैं एक पदक जीतने के माध्यम से। क्रिकेट का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया जा रहा है, जगह जगह पे पंचायत लेवल, प्रखंड लेवल पर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी ने पहली बार ऐसा निर्णय लिया कि मनरेगा के माध्यम से पंचायत लेवल पर भी खेल कूद को बढ़ावा देने के लिए उनने स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स डेवलप करने का काम किया है। तो बहुत ही तेज़ गति से काम हो रहा है और अच्छी बात यह है कि अब जो काम हो रहा है उसके साथ साथ उसके आगे की क्या रणनीति है, किस तरह से उसको मेंटेन किया जाएगा, किस तरह से उसको उपयोग में लाया जाएगा, ये भी, इस पर भी काम हो रहा है, वो अति आवश्यक है। नई पीढ़ियों की बात कर लेते हैं, खासकर लड़कियों की। कैसे आप उन्हें मोटिवेट करती हैं? क्या कुछ आपकी स्ट्रैटेजी होती है? मुझे नहीं लगता कि एक महिला बहुत बच्चियों को या युवतियों को मोटिवेट कर सकती है। मुझे लगता है कि एक महिला होने के नाते प्रत्येक नारी के ऊपर ये जिम्मेदारी है कि यदि मैं खुद एक कदम भी आगे बढ़ रही हूँ तो अपने साथ महिलाओं को लेकर आगे बढ़ रही हूँ, या मेरे माध्यम से मेरे अपने खुद के बच्चे हों, मेरे आस पड़ोस के रिश्तेदार के बच्चे हों, दोस्त के सगे संबंधी, जो भी हम लड़कियां या जो भी महिलाएं मुझसे टच में आ रही हैं, वो कहीं ना कहीं खुद आगे बढ़ पा रही है, या मेरी जो भी
जो भी मेरा सहयोग है उसमें मैं उनको हेल्प कर पा रही हूँ, एंड आई थिंक दैट इज़ व्हाट इट हेल्प्स। आज आप यहाँ बैठी हैं, निश्चित रूप से आपको आगे बढ़ाने के लिए आपके माँ, आपके साथ साथ आपके दोस्त, आपके मित्र, ये सब लगे होंगे, तब जाकर आप यहाँ बैठी हैं। सिमिलरली विद मी, मुझे लगता है कि मैं आज इस मुकाम तक नहीं पहुँच पाती अगर मेरे पास मेरी मजबूत माँ का साया नहीं होता, उनकी जो शक्ति मुझे, उनका जो आशीर्वाद मुझे मिलता है वो नहीं होता, तो आज मैं इतने आगे नहीं बढ़ पाती। और प्रत्येक नारी का ये जिम्मेदारी है कि हम लोग जब जब आगे बढ़े, हम एक ही कदम क्यों ना आगे बढ़े, हम अपने साथ साथ हर एक महिला जो हमसे जुड़ी हुई है, चाहे वो रिश्ते के माध्यम से जुड़ी हो या सामाजिक रूप से जुड़ी हो, उसको आगे लेकर साथ बढ़े। तो जिम्मेदारी जब हम कोई भी काम करते हैं, बहुत छोटी से पहल हो सकती है। आज आपको एक मेल एंकर ने अपना मंच छोड़ के एक फीमेल एंकर को बुलाया क्योंकि एक फीमेल स्पोर्ट्स पर्सन एंड पॉलिटिशियन का इंटरव्यू लेना था। ये मुझे लगता है कहीं ना कहीं एक छोटी सी पहल ही एक बहुत बड़ा कदम हो जाता है। तो इस तरह की छोटी छोटी सहायता अगर हम एक दूसरे को करते चलेंगे, तो इसी तरीके से जो नारी सशक्तिकरण का जो एक सपना लेकर हम आगे बढ़ रहे हैं, हम सब उसमें अपना हाथ मिला पाएंगे। जी श्रेयसी जी, बीजेपी ने आपको राजनीति में आने का मौका दिया, लेकिन आपको लगता है कि महिलाओं के साथ आज भी मतलब कुछ सीमाएं तो हैं राजनीति में आने से पहले इस तरह से? निश्चित रूप से मुझे लगता है कि महिलाओं की सीमाएं सिर्फ राजनीति ही नहीं बल्कि हर एक क्षेत्र में ऑलरेडी इस्टेब्लिश्ड है, और उन सीमाओं को लांघना या उन सीमाओं से आगे बढ़ना हर एक उस महिला का जो कि आज के समय में, आज के एरा में, अगर वो अपने घर से निकल के, अपने घर को छोड़ के अगर किसी भी प्रोफेशनल करियर में आती है और काम करती है, अच्छा काम करके दिखाती है, तो कहीं ना कहीं हम सब उस सीमा को तोड़ रहे हैं या उस सीमा को लांघ रहे हैं। सिर्फ यही नहीं, मुझे लगता है कि हर एक वो महिला जो घर में रहकर घर संभालने का काम करती है, और सिर्फ उस घर संभालने के लिए अगर उनके परिवार के जो सदस्य हैं वो उनको सम्मान दे पाए, इक्वल रिस्पेक्ट दे पाए जो कि उस परिवार में पुरुषों को मिलती है, तो निश्चित रूप से तब हमारा जो एक सशक्त बिहार, एक विकसित बिहार का जो हम सपना लेके चलते हैं, ये सिर्फ आधारभूत संरचनाओं के माध्यम से नहीं बल्कि हमारी सामाजिक सोच के रूप में भी होना चाहिए। आज उदाहरण स्वरूप मैं आपको बताती हूँ कि बहुत आसान होता है छोटे बच्चों को अपने माँ से बदतमीजी कर देना, या अगर वो खुद परेशान है तो अपने माँ से झुंझुला के ज़रूर। आज ऑडियंस में भी कुछ महिलाएं हमारे साथ बैठी हैं और आप सब लोग ये बात जानती हैं कि छोटे बच्चों को अगर चिड़चिड़ाहट होती है तो वो अपने माँ पे ज़रूर झुंझुला देते हैं, बात कर लेते हैं, चिड़चिड़ा जाते हैं, लेकिन अपने पिता से फिर भी कतराते हैं उस तरह की बदतमीजी करने से या कुछ भी। तो एक बहुत ही छोटे लेवल पे कहीं ना कहीं हम लोगों ने ये एक्सेप्ट कर लिया है कि महिला को आप नीचा दिखा सकते हैं, या आप उनको अगर सामान्य सम्मान नहीं देंगे, इक्वल रिस्पेक्ट नहीं देंगे, तो इट इज़ ओके। And I think the time has arisen, the time has come that women need to stop accepting it. Women need to start demanding more respect. और जब जब वो डिमांड आगे बढ़ेगी तब तब वो समाज सशक्त बनेगा। तो विचारधारा की लड़ाई कभी घर में हुई? मेरे फादर समाजवाद के नेता थे। हाँ, समाजवाद, जनता दल यूनाइटेड के वन ऑफ द फाउंडिंग मेंबर्स जी। थे। उसके बाद उन्होंने निर्दलीय चुनाव लड़ा। आई वांट टू करेक्ट माई सेल्फ। तो जेडीयू, उसके बाद फिर आप बीजेपी ज्वाइन की, तो ये विचारधारा की भी कभी लड़ाई हुई क्या घर पे? अभी तो आप एक साथ हैं, उसमें कोई डाउट नहीं है, एनडीए के ही दोनों घटक दल हैं जी, लेकिन कभी इस तरह से बात उठी क्या घर पे कि अलग अलग विचारधारा वाले लोग हैं? बिल्कुल, मेरे घर में हर एक विचारधारा का सम्मान होता है। मेरे घर में हर एक विचारधारा के ऊपर चर्चाएं होती हैं, और मुझे लगता है कि हर एक विचारधारा के ऊपर चर्चा होने के वजह से ही आज जिस पद और मुकाम पे मैं बैठी हूँ, या जो मेरी राष्ट्रवाद की विचारधारा बनी है, ये उसी वजह से है। जब तक किसी के भी घर में हेल्दी डिस्कशन नहीं होगा आइडियोलॉजीज़ के ऊपर, तब तक बच्चा कैसे समझ पाएगा कि कौन सी आइडियोलॉजी अपनानी है। तो मेरे घर में भी विचारधाराओं के ऊपर चर्चा होती थी। आपके आलोचक कहते हैं कि विरासत की राजनीति अपनाई है आप, इस पर आप क्या टिप्पणी करना चाहेंगी? निश्चित रूप से मेरे पिताजी एक बहुत ही सक्सेसफुल पॉलिटिशियन थे। मैं कभी इस चीज़ के लिए अफसोस या माफ़ी नहीं मांगूंगी, लेकिन मेरे पिताजी ने मुझे दो चीज़ें सिखाई। पहली बात कि यदि राजनीति में आना तो खुद कुछ बनकर आना।
आज मैं राजनीति में आई तो सिर्फ दिग्विजय सिंह की सुपुत्री नहीं, बल्कि एक अर्जुना अवार्डी, एक ओलंपियन और वैसी महिला बनी जो भारत को पहली बार राष्ट्रमंडल खेलों में शॉटगन के इवेंट में स्वर्ण पदक जिताकर लेकर आई। दूसरी बात मेरे पिताजी ने जो मुझे सिखाई थी वो ये थी, और स्पष्ट रूप से उन्होंने कहा था कि श्रेयसी तुमको विरासत में सिर्फ और सिर्फ एक चीज़ मिलेगी, वो संस्कार मिलेंगे। राजनीति हो चाहे निशानेबाजी हो, मुझे विरासत में कुछ नहीं मिला। मैं अपना पहला चुनाव तब कंटेस्ट कर पाई, तब लड़ पाई जब मेरे पिताजी को गुजरे हुए 10 साल हो चुके थे। एक लंबा गैप हो गया था। माँ राजनीति में आई थी, लेकिन अपना बाय इलेक्शन के बाद अपना पहला चुनाव ही हार गई थी। तो बहुत लंबे समय तक मेरे राजनीति में कोई ऐसा गॉडफादर नहीं था, कोई ऐसी गॉडमदर नहीं थी जिसने हाथ पकड़ के खड़ा कर दिया और बोला कि ये मेरी उत्तराधिकारी है। अपनी खुद पहचान बनाई मैंने, भले ही निशानेबाजी के माध्यम से बनाई। मैंने पहले अपने देश को आगे रखा, पहले अपने तिरंगा को अपने सीने से लगा के अपने राष्ट्रगान और राष्ट्र के गर्व को बढ़ाया, उसके बाद मैं राजनीति में आई। आरजेडी के विजय प्रकाश को आपने 41,000 वोटों से हराया था, क्या चुनौतियां थी उस वक्त? सबसे बड़ी चुनौती मुझे लगता है ये थी कि हम अलग अलग विचारधारा से आते थे, और चुनौती से ज़्यादा मुझे याद है कि लोगों ने जब अपनी बेटी को चुनाव लड़ते हुए देखा, क्योंकि मेरा घर भी जमुई पड़ता है, मैं जमुई की बेटी हूँ और मुझे इस बात पे हमेशा गर्व रहा है। तो चुनौतियों से ज़्यादा मुझे लगता है कि एक जो विचारधारा उनकी थी, जो सिर्फ एक विचारधारा नहीं, लेकिन धरातल पर भी जब उनके कार्यकर्ता की हरकतों को आकलन किया जाए तो कहीं ना कहीं एक गुंडा राज, एक जंगल राज की छवि दिखती है। आज भी मैं देखती हूँ कि मंच पर सबसे ज़्यादा अनर्गल भाषा का प्रयोग करना, अमर्यादित एक्शंस करना, ये सिर्फ आरजेडी और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं द्वारा भी होता है। मैं जमुई से आती हूँ, पिछले बीती हुई घटना जो हुई प्रधानमंत्री जी के साथ, उसके अलावा भी जमुई लोकसभा चुनाव के वक्त भी यही हरकत जमुई की धरती पर हुआ था। तो एक जो संस्कार है, एक जो विचारधारा है, उसकी चुनौती अपने जगह पर थी। बट अगर मुख्य रूप से मुझे याद है अपने पहले चुनाव का, तो याद है उन माताओं, उन बहनों की, उन भाइयों की आंखें जब उन्होंने पहली बार मुझे बात अपनी रखते हुए, अपनी विकास के मुद्दों को जमुई की जनता के सामने उनके ऊपर बात करते हुए देखा, और वो जो चमक और प्यार उनके आंखों में था, वो मुझे आज भी याद है। और मैं उम्मीद करती हूँ कि आने वाले चुनाव में भी वो चमक और आशा और वो प्यार जो जमुई के लोगों के बीच में मैं अपने लिए पाती हूँ, वो प्यार हमेशा बना रहे। आप आरजेडी के राज को जंगल राज बोल रही हैं, लेकिन तेजस्वी यादव के आप दोस्त हैं। तेजस्वी यादव आपके तो दोस्त हुआ करते थे पहले तो। किसने कहा? कई बार कई फोटोज आए हैं, कई बार आपने कोई भी टिप्पणी ऐसी की है। तस्वीर किसी भी इंटरनेट पर नहीं है जो ये दर्शाती है कि मैं तेजस्वी यादव की दोस्त हूँ। हाँ, हम दोनों दिल्ली पब्लिक स्कूल आरके पुरम में पढ़े हुए हैं, बट मैं आपको अश्योर करती हूँ कि मैं क्लास 8 से 9th से 10th 11th 12th मैंने दिल्ली पब्लिक आरके पुरम स्कूल में किया, और उन्होंने बीच में कभी स्कूल छोड़ दिया। इसमें ये हम एक स्कूल में पढ़ते थे, और आज भी आप देख लीजिए कि दिल्ली पब्लिक स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों की संख्या मुझे लगता है लाखों में होती है, बट कभी भी मित्रवत संबंध हम लोगों का नहीं था। अच्छा, आप चिराग पासवान के गढ़ में हैं, तो वहाँ कभी मुलाकात हुई है उनसे? कैसे नेता हैं? चिराग पासवान के घर में है, जमुई में हैं आप, जमुई से सांसद हैं अरुण भारती जी। चिराग पासवान जी का घर नहीं है, घर तो गढ़ है, गढ़ है जी जी जी। चिराग जी अच्छे नेता है। आई मीन इफ देयर इज अ स्पेसिफिक क्वेश्चन देन प्लीज आस्क मी, अदरवाइज किसी भी नेता की हम बुराई क्यों करेंगे भाई? अच्छे नेता हैं, अपना चुनाव लड़ते हैं, जीतते हैं, आज एनडीए के साथ है। निश्चित रूप से युवा नेता है, बहुत से युवाओं को उनके साथ अपनी ड्रीम्स दिखती हैं, उनको उनके प्रति एक आकर्षण दिखता है, बहुत उनके फॉलोअर्स हैं, एक समाज के बेहतर नेता उभर के आ रहे हैं। उनके साथ उनके परिवार के जब उनके ऊपर पारिवारिक क्षति हुई तो कहीं ना कहीं हमें क्या, मुझे लगता है कि बिहार के बहुत लोगों को लग रहा था कि ऐसा नहीं हो कि चिराग जी दब जाए या कहीं पीछे हो जाए, लेकिन अपने नाम का उन्होंने अर्थ सामने रखा, और जिस तरह से चिराग हमेशा जल के रोशनी दूसरों को देता है, उस तरह से चिराग जी आगे बढ़ते रहे।
आपको क्या लगता है महिला आरक्षण बिल के आने से क्या फ़ायदा होगा? क्या महिलाएं उतनी सक्रिय हो पाएंगी राजनीति से लेकर? निश्चित रूप से मुझे लगता है कि आप इतिहास देख लीजिए। एक समय था जब महिलाएं घर से भी बाहर नहीं निकलती थी। उसके बाद वो समय बदला, महिलाएं घर छोड़ के आगे बढ़ने लगी, लेकिन कहीं ना कहीं उनके साथ जो उनके बेटे हो या उनके पुरुष उनके हस्बैंड हो या जो भी मेल मेंबर होता है फैमिली में, वो ज़्यादातर उनको रिप्रेजेंट करने लगा। लेकिन आज अगर मैं अपने आप को विधानसभा में देखती हूँ और मैं अपनी अगल बगल की कोलीग्स को, महिलाओं को देखती हूँ जो मेरे साथ विधायक है, तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं हम सभी महिलाओं की अपनी अपनी एजेंसी भी है, अपना अपना थॉट प्रोसेस है और हम उस थॉट प्रोसेस को लेकर आगे बढ़ रहे हैं। मुझे गाइड करने वाला ऐसा कोई पुरुष नहीं है मेरे परिवार में जो मुझे राजनीति सिखा रहा है, और यही चीज़ मैंने अपने अगल बगल की महिलाओं को भी देखी है। और कहीं ना कहीं सिर्फ विधायक नहीं, लेकिन ये चीज़ संसद भवन में भी देखने के लिए मिल रही है, ये चीज़ जिला परिषद में भी देखने के लिए मिल रही है, महिला कार्यकर्ताओं में भी देखने के लिए मिल रही है, या साथ ही साथ पंचायती राज के जो अन्य चुनाव होते हैं उसमें भी देखने के लिए मिल रहा है कि महिला खुद अब नेतृत्वकर्ता बन रही है। ये नहीं कि किसी परिवार के पुरुष का हाथ पकड़ के उसको आगे बढ़ने की आवश्यकता है। तो अगर इस तरह से आरक्षण आता है और 33% आरक्षण जिसका बिल पास किया गया है वो अगर धरातल पर उतरता है तो और महिलाओं को सशक्त बनाने का काम करेगा। और जो एक दबी आवाज़ थी, जो कम महिलाएं बोल रही थी, जो आधी आबादी नारा था, वो आधी आबादी सच्चाई बनेगी, क्योंकि द मोर रिप्रेजेंटेशन, द मोर वोकल यू आर, द मोर वोकल यू आर, द मोर हर्ड यू आर। एज सिंपल एज दैट। एक आखिरी सवाल, क्योंकि नीतीश कुमार की राजनीतिक विश्वसनीयता पर सवाल उठते हैं और आप लोग एक ही घटक दल के साथ हैं, तो मैं ये पूछना चाहूँगी, उनके कभी मानसिक स्वास्थ्य पे सवाल उठता है, कभी राजनीतिक विश्वसनीयता पे सवाल उठता है। क्या नीतीश कुमार का स्वास्थ्य अब ठीक है? पूरी तरीके से ये विपक्ष द्वारा फैलाया गया एक मुहिम है या अभियान है। आप मुझे बताइए कि जब हम बिजली की बात करते हैं तो बिजली, सबसे सस्ती बिजली बिहार में मिलती थी, करेक्ट? एक नीति बनी कि सबसे चीपेस्ट बिजली मिलेगी बिहार के लोगों को। उसके बाद नीति बनी कि स्मार्ट मीटर्स आएंगे। स्मार्ट मीटर्स में जब प्रॉब्लम आने लगी तो मुझ जैसे और हमारे साथी विधायक थे, विधान परिषद के सदस्य थे, जिन्होंने खड़े होकर बोला कि इसमें सुधार करने की आवश्यकता है। उस नीति को सुधारने के लिए आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्वयं 125 यूनिट बिजली फ्री की है। आप मुझे बताइए कि एक ही योजना को, नीति को बनाते हुए जब उसमें सुधार करना होता है, जब क्रिटिकल थिंकिंग और रैशनल थिंकिंग की ज़रूरत पड़ती है, तब हमारे मुख्यमंत्री जी कहाँ पीछे आए। उन्होंने तो अपनी क्रिएटिव और रैशनल थिंकिंग से आज, चाहे वो बिजली की योजना हो, चाहे वो बच्चियों को स्कूल भेजने का, और स्कूल भेजकर जब वो पास आउट करती हैं तो उनको प्रोत्साहन राशि देने का काम हो, या आगे बढ़ के जीविका दीदी के माध्यम से स्वरोजगार की योजना हो, तो हर नीति, हर योजना बिहार में जो धरातल पर उतर रही है, एनडीए सरकार की योजना है, वो मुख्यमंत्री जी अपने रैशनल थिंकिंग से ये, और उनके साथ एक बहुत बड़ी टीम भी है, बट निश्चित रूप से अपनी थिंकिंग और अपनी रैशनल थिंकिंग और कॉग्निटिव थिंकिंग के साथ इन पॉलिसीज़ को, डिसीजंस को वो ले पा रहे हैं। तो ये सवाल कहाँ से आता है? एक क्विक क्वेश्चन। श्योर। 5 साल बाद आप एक खिलाड़ी के तौर पर और एक राजनेत्री के तौर पर खुद को कहाँ देखती हैं? मुझे लगता है कि मैं इतनी बड़ी व्यक्ति बनी नहीं हूँ अभी तक कि मैं अपने आप को खुद आकलन कर पाऊँ, लेकिन एस्पिरेशन, एम? एस्पिरेशन और एम यही है कि बिहार के लिए काम करना है, बिहार के विकास के लिए काम करना है, और बिहारियों का जो सम्मान होना चाहिए उसके लिए काम करना है। ये मैं जब किसी पद पर नहीं थी तब भी मैं ये काम करती थी। मुझसे राष्ट्रमंडल खेलों में पूछा गया कि आप इंडिया से आती हैं, यू कम फ्रॉम इंडिया, बट वेयर इन इंडिया डू यू कम फ्रॉम? आप भारत में कहाँ से आती हैं? स्वर्ण पदक जीतने, भारत में पहली महिला थी जिसने राष्ट्रमंडल खेलों में शॉटगन में स्वर्ण पदक जीता था। तब हमने अपने उस मंच का प्रयोग किया था और कहा था कि हम बिहार से आते हैं। अगले दिन ऑस्ट्रेलिया के अखबारों ने लिखा दैट बिहार गर्ल विंस गोल्ड मेडल ऑल ऑस्ट्रेलियन सॉइल। तो निश्चित रूप से मेरा लक्ष्य मुझे बहुत क्लियर दिखता है
कि मुझे बिहार के विकास करना है, मुझे बिहारियों के गौरव का सम्मान करना है, उनको और आगे बढ़ाना है और उनके साथ चलना है। ये मेरा एकमात्र लक्ष्य है। बहुत बहुत शुक्रिया श्रेयसी सिंह जी।